हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक्र इकोनॉमी सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जितने भी पीवाईक्यूज हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड प्रीवियस लेक्चर यू कैन फॉलो फ्रॉम द प्लेलिस्ट। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको नोट्स और पीडीएफ मिल जाते हैं। और जितने भी अब तक क्लासेस हुई थी हमारे, इन क्लासेस के नोट्स मैंने अपडेट कर दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मैंने डाल दिए हैं। तो यू कैन गो वॉच द लेक्चर्स एंड रिवाइज थ्रू द नोट्स, जो है कि इससे आप प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट करें। सो विदाउट फर्दर डिले आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बातें करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर हम बात करें तो व्हाट इज दिस इंडस्ट्री सेक्टर है क्या? आपका ये इंडस्ट्री सेक्टर जो है, इट इज़ दी सेकेंडरी सेक्टर। मीन्स ये जो है कि हमारा सेकंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, जो मॉडल पढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ द सेक्टर, आपका प्राइमरी सेक्टर आता है, ठीक। दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी। एंड थर्ड वन इज योर टर्सरी, देन क्वार्टरली। ऐसे आपके सेक्टर्स हैं। तो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर जो है सेकंड सेक्टर में लाई करता है। एंड व्हाट इट इज टॉक अबाउट, यहाँ पे आपके जो भी रॉ मटेरियल होते हैं, दी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर गेट कन्वर्टेड इनटू आपके मैन्युफैक्चर गुड्स। यहाँ पे मैन्युफैक्चर गुड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका काम क्या है? मेन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग। इसका काम जो है मेनली हमारे सेकेंडरी सेक्टर का ही रहता है। मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं रॉ मटेरियल को आपके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमारा काम करता है, सेकेंडरी सेक्टर काम करता है। एंड इसी में आपकी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री आती है। नाउ यहाँ पे हमारी बात करें अगर कुछ इसके बारे में और बेसिक्स, तो आप जानते हैं यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो अराउंड जो है हॉवर करता है 15 से 17% ऑफ द जीडीपी। इंडिया की 15 से 17% ऑफ द जीडीपी कौन होल्ड कर रहा है? इंडस्ट्री सेक्टर कर रहा है। और इसका एक हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है कि इससे हमें जाके 25% ऑफ द जीडीपी पर ले जाना है। ये हमारा क्या है? 25% ऑफ जीडीपी फॉर लॉन्ग टर्म टारगेट, ठीक। लॉन्ग टर्म टारगेट, क्योंकि ये हमें जो है इतना आउटपुट निकाल के दे सकता है। इसका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है कि हमने ड्राइव किया है वो कुछ इस तरीके से है। और अप्रॉक्सीमेटली देखें तो इसके अलावा 12% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। 12% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स वर्क इन दिस इंडस्ट्री। देन और बात करें तो इसमें की जो फैक्टर्स हैं अगर देखें तो हम व्हाट आर दी की इंडस्ट्रीज और की सेक्टर्स वाले की इंडस्ट्रीज देखें तो देयर आर वेरियस सेक्टर। अगर आप बात करें तो बहुत सारे सेक्टर आ सकते हैं, जैसे हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ठीक। फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। केमिकल सेक्टर हो गया, ठीक। यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, जो काफ़ी काफ़ी फ्लरिशिंग इंडिया की इंडस्ट्री है। देन इसके बाद आपको टेक्सटाइल देखने को मिल जाएगा। टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग एंड क्वायरिंग हो गया, माइनिंग एंड क्वेरिंग हो गया। देन आप इसको जो है कि बात कर सकते हैं अदर जो है सेक्टर्स, लाइक आपकी कुछ हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं। क्या हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनके बारे में बात होगी। इसमें आपको आईआईपी इंडस्ट्रियल जो है कि हमारा जो हमारा इंडस्ट्रियल इंडेक्स है, परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसके बारे में जो है कि बात की जाती है। देन इसमें आप और भी जो है कि चीज़ें हैं, आईपीआई भी हो गया। देन एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस पे जो है कि इसमें बात होंगी। एंड इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर इसमें आपको एमएसएमई देखने को मिल जाएगा, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मीडियम स्मॉल एंड, हमारा जो है कि हाँ, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो गए, ये सब हमारे इसमें देखने को मिलते हैं। माइक्रो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। एंड आपको जो है कि इससे रिलेटेड इसी में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको कुछ बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी इसमें एलपीजी रिफॉर्म्स है ना, हमारे जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, इनके रिफॉर्म्स और कुछ न्यू इनिशिएटिव जो भी रहेंगे, इसको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये जनरल आइडिया आपको कुछ मिला होगा कि ये इंडस्ट्री सेक्टर क्या कंसिस्ट करता है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे बेसिकली मैंने आपको जो एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ाया था, एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, उसमें आपको क्या एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में आपको फैक्चुअल और स्टैटिक डाटा मिला था, वैसे ही भी ये फुल्ली चैप्टर इसी से ओरिएंटेड रहने वाला है। अगर आप इसमें स्टैटिक नॉलेज और जो है कि फैक्चुअल डाटा से अपडेटेड है रिसेंट से, तो इसको अटेंड करना आसान रहता है। और बाकी बहुत ही वाइड चैप्टर है, इसमें भी अराउंड जो है कि 250 मोर क्वेश्चंस है, 250 मोर क्वेश्चंस है। तो हम यहाँ पे इसको प्रिसाइजली इफेक्टिव वे में कवर करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि विच वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी
टू फाइंड द ग्लोबल 50 लिस्ट ऑफ द फॉर्च्यून मैगजीन। तो देखिए हमें यहाँ पे एक पुराना क्वेश्चन है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या था कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये पता रहना चाहिए इस फॉर्च्यून मैगजीन की जो ग्लोबल 500 लिस्ट आती है उसमें जो है कि इंडिया की रैंकिंग वैंकिंग क्या है। तो रिसेंटली जो है इन दी लिस्ट फॉर द 2025 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 वॉलमार्ट एट इज टॉप। वॉलमार्ट जो थी सबसे टॉप पे थी, वाइल इंडियन कंपनीज जो है कि टॉप 3 में आप जो है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल। तो हमारी जो इंडियन कंपनी थी टॉप 3 में इंडियन कंपनीज कौन सी है, आपकी रिलायंस है, एक रिलायंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल। और कौन सी पोजीशंस पे है तो इनको जो है कि देखिएगा आर एट दी 88, 95 और 127 प्लेस रिस्पेक्टिवली। मतलब रिलायंस कितने पे है, 88th पोजीशन पे है, लाइफ इंश्योरेंस कितने पे है, इट इज ऑन द 95th पोजीशन, एंड योर इंडियन ऑयल इट इज एट दी 127 पोजीशन। और अदर इंडियन कंपनीज भी जो है कि आपको देखने को मिलेंगी, कुछ हमारी अदर इंडियन कंपनीज है दैट आर ऑन द ऑल्सो प्लेस्ड ऑन दिस ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ द फॉर्च्यून मैगजीन, जिसमें से आपको SBI, ONGC, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, BPCL और ICI। तो ये सब हमारी जो है क्या है, इंडस्ट्रीज हैं जो ग्लोबल प्लेलिस्ट में मतलब ग्लोबल फॉर्च्यून मैगजीन पे आई हैं। तो ये इसको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो है कि प्राइवेट सेक्टर है। आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी की बात हुई तो हम जानते हैं हमारे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी होता है, PSUs होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है। अब इसमें जो है कि चीज़ें आपको क्या रखनी है, जब PSUs क्वेश्चन आएगा तो आपको कवर करना चाहिए महारत्नाज जितने होते हैं, ठीक, महारत्नाज, ठीक, मिनी रत्नाज और हमारे कुछ नवरत्नाज भी हैं। ठीक, ये सब जो है कि डाटा अपडेटेड आगे आप जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे इनको करेंगे तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपको इतना पर्पज होना चाहिए कि ये सब नॉलेज आप याद रखें। तो आई होप ये इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। आप आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे ग्लोबल 500 प्राइवेट जो कंपनी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून की कौन रिलीज करता है। ठीक, यहाँ पे आप देख लेंगे ये चीज़ें हैं, वॉलमार्ट टॉप पे रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देन आगे बढ़े तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्च्यून इंडिया, अगेन सेम क्वेश्चन है कि 2019 में कौन रहा है, तो नॉट सो मैटर। हमारी रिलायंस कंपनी जो है कि 2025 में जो है कि सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे थी इंडिया में और सेकंड प्लेस पे इंडियन IOC था। तो यू कैन गो थ्रू इट। देन जो है नेक्स्ट देखें तो यही देखिए यहाँ से हमने जो कि यही क्वेश्चन है रिपीटेड है कि आपका जो है कि इंडिया में कौन सी पोजीशन पे है टॉप 3 में और ये सब है, तो आप याद रखेंगे। फिर सेम है कि फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस दी 200 बिलियन USD मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 2023। तो कौन सी वो कंपनी थी, तो यहाँ से देख लेंगे 200 बिलियन डॉलर का, 200 बिलियन USD डॉलर का पहली इंडियन कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक, 2023 में जो है रिलायंस इंडस्ट्री ने इतना जो है कि टर्नओवर अपना क्रॉस किया था। बाकी रिसेंट देखिए तो एज ऑफ द 9 सितंबर 2025 रिलायंस इंडस्ट्री जो है कि ओनली इंडियन कंपनी अभी भी विद स्टैंड कर रही है विद द कैपिटल ऑफ द कैप ऑफ 200 बिलियन USD डॉलर, जो कि अभी देखें तो अराउंड जो है कि 9 बिलियन और बढ़ गया है। और यहाँ पे सेकंड कैप है आपकी इंडिया कंपनी SDFC और थर्ड है TCS की। ठीक, तो ये आपको याद रखना है जो 200 बिलियन से पार है और उसके आसपास है। तो कौन सी है, पहली जो है कि आपकी रिलायंस इंडस्ट्री है, दूसरी SDFC कंपनी है, तीसरी TCS है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो इसी तरीके से देखिए आप ये डाटा फैक्ट्स क्या है, जब ये क्वेश्चंस आप सेशन अटेंड कर रहे हो तो अपनी ये A4 साइज सीट ले लीजिए, जो भी इससे विड्रॉ निकले। मतलब आपको बस पहला क्वेश्चन जैसे पढ़ लिया तो आपको पता है कि एक ग्लोबल 500 लिस्ट आती है। ठीक, ये मैं बता रहा हूँ कि आपको लर्न करने का तरीका, फैक्ट कैसे याद रखने हैं। ग्लोबल 500 है, इसको कौन निकाल रहा है, फॉर्च्यून मैगजीन निकाल रही है। ठीक, फॉर्च्यून मैगजीन निकाल रही है। अभी 2025 में पहली पोजीशन पे कौन है, वॉलमार्ट है पहली पोजीशन पे। देन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है कि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन किसे मिली है, आपकी रिलायंस को मिली है। सेकंड पोजीशन जो है कि लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिली है एंड थर्ड पोजीशन इज ऑन दी ONGC। ठीक, ये जो है कि शायद ONGC था, लेट मी सी, यस सॉरी, यहाँ पे थर्ड इंडियन ऑयल को, सॉरी यहाँ पे इंडियन ऑयल कर लेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इंडियन ऑयल को। और फिर इंडिया की भी रैंक लेंगे, 88th हो गया, 95th हो गया एंड जो भी था 127। तो वो हमारी जो है कि 195 या 127 था, 127th रैंक थी। तो इस तरीके से आप नोट्स बना लेंगे एक पेज पे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से मैक्सिमम आउटपुट क्या निकल के आया कि हमें ये याद रखना है कि 200 बिलियन USD का मार्केट कैप किसका है, तो पहला इंडिया में है रिलायंस का, फिर जो है कि SDFC का है, देन जो है TCS का है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, 200 कैप से ज़्यादा वाली कंपनीज हैं, 200 कैप अराउंड दिस। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ सर्टेन स्टेटमेंट है और करेक्ट बताना है। तो आइए देखते हैं क्या बताना है। अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट और सर्टेन स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, ये फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड है सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या ये बात सच है? ये पहला रेगुलेटरी बोर्ड होगा। अगर आप कॉमन सेंस लगाए तो अगर हम फ्रॉम द इंडिपेंडेंस 1947 से अगर हम इंडिया जो है कि अपना रेगुलेटरी बोर्ड सेट कर रहे हैं, तो क्या पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज दी गोइंग टू बी द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड? तो ये स्टेटमेंट आप ऐसे गलत कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वन ऑफ द टास्क ऑफ क्या वट PNRGB is to ensure the competitive market for the gas. Yes, it is the correct statement. ये correct statement है। ये ensure करेगा competitive market for the gas। जैसे हमारी ये इनका काम क्या है, जो LPGs हो गई, liquefied petroleum gas, ठीक, ये सब जो है इनको रेगुलेशन करना, बनाना, ONGCs और ये जितने भी है CNG हो गया, LPG हो गया और हैवी प्रेशर गैस हो गया, तो इनको जो है कि कौन मैनेज कर रहा है? आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड, गैस रेगुलेटरी बोर्ड मैनेज करता है। तो इनका काम क्या है? आपका इंश्योर करना कंपटीशन इन द मार्केट। फिर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द PNGRB गो बिफोर द एप्लीट्यूड ट्राइब्यूनल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। यस, ये भी हमारा करेक्ट है। एप्लीट्यूड ट्राइब्यूनल क्या होता है? जैसे हमने आप एनक्लेट ये सब पढ़ते हैं, नेशनल कंपनी लॉ, तो इसमें जो है कि नेशनल कंपनी लॉ एप्टीट्यूड ट्राइब्यूनल है जो इनके मैटर्स को सॉल्व करती है। इसी तरीके से इनका भी एक एप्टीट्यूड ट्राइब्यूनल है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैनेज करेगा। यहाँ पे देखेंगे बी आंसर है, बट आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारा ये था पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ये ना पहला नहीं है, ये इट इज नॉट द फर्स्ट regulatory board, but as the number of the other regulatory boards such as the forward market competition, ठीक, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो कि 1952 में हुई। देखा, सेबी जो है कि हमारा एक नॉन स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी बना दे गया 1992 में। IRDA है जो है कि इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 में बताया। ये सब जो है कि इससे पहले बन चुके हैं, ठीक, ये सेटअप बिफोर है। तो ये सब आपको एग्जाम्पल याद रख लेंगे कि पहला कौन था, फिर उसके बाद ये हमारे रेगुलेटरी बोर्ड बन चुके हैं। तो पहले स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर जो ये PNRB एक्ट था, PNGRB एक्ट 2016 प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर entities engaged in the specific activities related to the petroleum product, natural gas, और प्रमोट करेगा एक फेयर कंपटीशन अमंग द मार्केट। मींस यहाँ पे आपको फेयर कंपटीशन देखने को मिलेगा। फिर जो इसका आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 ऑफ व्हाट? PNGRB एक्ट ऑफ द 2006, जो एप्टीट्यूड ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश हुआ है अंडर द सेक्शन 110, ठीक, ये सेल बी द एप्टीट्यूड ट्राइब्यूनल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द PNGRB। तो इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कि कह रहे हैं कि हमको फुल फॉर्म बता दो किसकी? PCRA की। तो ये PCRA क्या है? ऑप्शंस आप जो है कि गो थ्रू कर लेंगे, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। PCRA रेफर करता है क्या? PCRA रेफर करता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। अब क्या है? पेट्रोलियम है, कंजर्व करना है, रिसर्च करना है, तो इसका एसोसिएशन बना है। तो पेट्रोलियम को कंजर्व और रिसर्च करने का, तो ये फुल फॉर्म याद रखेंगे, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो PCRA क्या है? एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बनाई गई है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो है कि काम क्या है? नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी जो एंगेज करेगी, एंगेज किसमें? प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी, फ्यूल कंजर्वेशन अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बाय डेवलपिंग, और डेवलप क्या करना है इसके साथ साथ? स्प्रेडिंग, डेवलपिंग और स्प्रेड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए, जो हमारे पेट्रोलियम कंजर्वेशन, रिड्यूस एक्सेस और डिपेंडेंसी ऑफ द अदर कंट्री ऑन द ऑयल रिक्वायरमेंट, और ओवर द ईयर PCRA जो है कि एनलार्ज इस रोल इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी द वेरियस सेक्टर। तो आई होप इसका गोल आपको क्लियर हो गया होगा। PCRA क्या है? एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंजर्व और रिसर्च दोनों कर रही है। देखिए, कंजर्व और रिसर्च कर रही है तो हमारी जो है कि क्या हेल्प करेगी? आपके पॉलिसी मेकिंग में, ठीक, यहाँ पे पॉलिसी और स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट को बताएगी कि कैसे कैसे हम डिपेंडेंसी जो है कि, जो हमारे जानते हैं हमारा अभी तक जितना भी हम क्रूड ऑयल है, जिससे आपके ये पेट्रोलियम ये सब बन रहे हैं, हम मोस्टली क्या है? डिपेंडेंट है ऑन दी अदर कंट्रीज, ठीक। अभी आपने देखा होगा इन दी वेक ऑफ दी ब्लॉकेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इन्फ्लेशन और ये सब दिक्कत हुई है। तो यहाँ पे इसीलिए हम थोड़ा डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं कि अदर कंट्रीज में डिपेंडेंसी कम हो, अपने रिजर्व बने। तो ये जो है कि रिसर्च जो है हमारा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च करता है, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या इसमें से करेक्ट है? अभी देखिए, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं,
उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे आप इसको जो है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। विद द इन्वायरमेंटल डैमेज इफ कॉजिंग, देन जो है कि आपके जो भी इनके कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं वो हमारे जो है इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जितने भी, अगर एक बेसिक चीज़ तो क्या याद रखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे। ए, इंडिया में ये पहली बार चीज याद रखना है कि इंडिया जो है, इंडिया इज फर्स्ट कंट्री फर्स्ट कंट्री टू लीगली मैंडेट। इन्होंने क्या किया, हम इंडिया हमारी फर्स्ट कंट्री है जो लीगली मैंडेट किया था आपका सीएसआर जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, अंडर द सेक्शन 135 ऑफ व्हाट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ठीक, ये हमारी कंपनीज एक्ट में जो है कि इसमें मेंशन है। और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, यहाँ पे प्राइमरली देखें तो इसमें जो है कि आपके कुछ शेड्यूल्स बनाए गए हैं। ठीक, इसमें क्या है, देयर आर सम शेड्यूल्स विच बेसिकली फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट। ठीक, यहाँ पे जो है कि आपका नॉट ओनली दी इन्वायरमेंटल, ठीक, ना केवल खाली ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस पे बात करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस पे। ठीक, इसके साथ साथ आपका हेल्थ हो गया। ठीक, हेल्थ, पोवर्टी एलिवेशन, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन एंड वोकेशनल स्किल्स हो गई। ठीक, जेंडर इक्वालिटी हो गई, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन। ठीक, उसके बाद प्रोटेक्शन इन द नेशनल हेरिटेज, और ये सब चीज़ें जो है कि इनको दी गई हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, ये एक वाइडर टर्म है जिसमें आपके हेल्थ, एजुकेशन एंड दी अदर सेक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी आप इसमें जब और डीप डाउन करके पढ़ेंगे तो इसमें पेनल्टी रिजीम भी है कि आपने इसमें पेनल्टी भी लगाई जाएगी अगर आपने टारगेट्स पूरे नहीं किए या कुछ गलत किया है। ठीक, इससे रिलेटेड जो है केसेस है कि आपके इन्वायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है कि एक टाइम फ्रेम रखना है कि इतना जो है कि आप रिपेयरेंस भी करेंगे, जो कॉस्ट होता है आपके इन्वायरमेंट में जो है कि सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन अटेंड करते हैं। आई होप ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको कुछ ब्रीफिंग मिल गई होगी। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कंपनीज एक्ट 2014 इंट्रोड्यूस द मैंडेटरी शेयर, मैंने जस्ट बताया 2013 का है। फिर कंपनीज कवर कर रही है अंडर विल हैव टू स्पेंड दी एटलीस्ट 1% ऑफ देयर एनुअल नेट प्रॉफिट इन दी एक्टिविटीज ऑफ सीएसआर, ये भी गलत है। ये देख लेते हैं कितना क्या प्रोविजन दिया हुआ है। न्यू रूल्स में 135 में ये जो है कि स्टैब्लिश किया गया है, स्पेंड करेगा 2%, कितना, 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। अब एवरेज नेट प्रॉफिट जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई नेटवर्थ कंपनी है 500 करोड़ की, ठीक, 500 करोड़ से ज़्यादा की है, ठीक, 500 करोड़ से ज़्यादा की है, उसमें जो है आपका 1000 करोड़ उसका जो है कि टर्नओवर बन रहा है। ठीक, एक ये क्या है, इसका नेटवर्थ है कंपनी का, ये उसका टर्नओवर है। ठीक, अब इसका जो है कि नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ का है, मान लीजिए मोर देन 5 करोड़ का हर साल जो है कि प्रॉफिट बन रही है, तो इसका 2% जो है कि इन्हें क्या करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा ऑन दी एवरेज नेट प्रॉफिट पे। सीएसआर जो है कि आपके सीएसआर पे उनको शेयर करना पड़ेगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री जो है कि किसने पहली बार जो है कि इसको मैंडेटरी किया था सीएसआर को, तो वो हमारी इंडिया थी। ठीक, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन जो है कि सीएसआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका कह रहा है कि रूल स्पेसिफाई करते हैं एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और एम्प्लॉयज विल नॉट बी कंसिडर एज द सीएसआर एक्टिविटीज। यस, ये जो है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट एम्प्लॉयज पे नहीं थोपेंगे कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फिर कह रहा है कि डू नॉट स्पेसिफिक मिनिमम स्पेंडिंग, जस्ट बताया 2% मिनिमम जो है कि करना है, यहाँ पे आप देखिए ये सब चीज़ें लिखी होंगी। शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट एंड कंपनीज जो है कि कह रहा है कि वेयर इन द क्राइटेरिया हैज बीन प्रोवाइडिंग फॉर असेसिंग द सीएसआर एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनी इम्प्लीमेंटेशन, रिपोर्ट करेगा सीएसआर पॉलिसी को। ये जो रूल है, रूल नंबर ऑफ द कंपनी इज दिस सीएसआर पॉलिसी रूल, एनी एक्टिविटी बेनिफिटिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी shall not be considered as the eligible CSR activity। कोई भी एक्टिविटी हो डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय shall be considered and as an activity, जो डिजाइन एक्सक्लूसिवली की जाए एंड ये क्वालिफाई नहीं होगा एज ए परमिसेबल सीएसआर एक्सपेंडिचर। था, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देन यहाँ पे देख लेंगे आपका ये परसेंट है कि एटलीस्ट 2% तो शेयर करना ही है, तो इसको आप रीड आउट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट अबाउट द उद्धक कोटक कमेटी। अब ये उद्धक कोटक कमेटी क्या है, इसके बारे में है, ये आप देखिए ये इंस्टीट्यूट सीबीआई ने सेबी ने किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। रिकमेंड करेगी लीस्ट हाफ ऑफ द कंपनी बोर्ड मस्ट कॉम्प्रोमाइज मस्ट कंप्राइज मींस
कंप्राइजेज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ पे जो है कि कंपनी से जो है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आने चाहिए ताकि डाइवर्सिफिकेशन रहे डिसीजन मेकिंग में। तो ये तीनों जो है कि उदक कोटक कमेटी ने प्रोवाइड किया था। ये नहीं किया था कि इट रिकमेंडेड द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शैल रिमेन द सेम। तो ये जो है कि इसका रिकमेंडेशन नहीं था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी कमेटी ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, कमेटी ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसने हेड की थी, इट इज हेडेड बाय द बैंकर उदक कोटक, ठीक, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिस, सेबी ने इसको देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया था कब, जून 2017 में किया था कॉन्स्टिट्यूट। इसके मेन रिकमेंडेशन आपके तीन तो हमने बता दिए, मिनिमम बोर्ड मेंबर होने चाहिए 6, एक वुमेन रहनी चाहिए एटलीस्ट एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज द लिस्टेड कंपनी, roles of chairman and managing director at least firms should be separated और chairmanship should be limited to the non executive directors और enhance role of the audit committee एंड ये सब है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके यूपीपीएससी मेन से क्वेश्चन है, बट अब रिलेवेंस है कि अगर करंट अफेयर में, ठीक मैंने बताया जो आपके करंट अफेयर्स हैं उसमें जो है कि अटैच्ड है ये सब न्यूज़, तो आपको जो है कि ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा। इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छा चीज़ ये रहता है जो न्यूज़पेपर का एक पेज आता है द हिंदू या हमारे इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें आप बिजनेस वाला पेज खोलिए, उस चीज़ में कोई भी ऐसी न्यूज़ है तो उसको आप इंटरप्रेट करके रखिए, नहीं तो कोचिंग की कंपाइलेशंस आती हैं वहाँ से इन सब चीज़ को कवर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द रेफरेंस टू द इंडियन रेलवे। आइए देखते हैं इन्होंने अचीव किया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द 23 और नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है कि 30 तक का टारगेट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक, यहाँ से देख लेंगे RO 2021 में पूछा गया है, अब ये आपको देख लेना है, ठीक। अब बाकी आपको पता ही है कि पढ़ने का तरीका मैंने बताया है एग्रीकल्चर वाले सेशन में भी। अब ये है फाइनेंशियल ईयर जो है कि 25-26 की बात है, तो यहाँ पे देखेंगे बाय द एंड जो है कि आपने इलेक्ट्रिफिकेशन ये कर लिया, नेशनल ट्रांसपोर्टर हैव बीन सो फार इलेक्ट्रिफाइड अबाउट द 98% ऑफ द ब्रॉड गेज ट्रैक नेटवर्क टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑन द ट्रैक अचीव इट्स 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गेज बाय द 25-26 फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो है कि स्टेटमेंट करेक्ट है। और इन्होंने टारगेट सेट किया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है कि ग्रीन रेलवे विद द नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय द 2030 तक इन्होंने नेट जीरो कार्बन इनिशिएटिव किया है एंड दिस इनिशिएटिव अलोन लेड टू द रिडक्शन ऑफ द 60 मिलियन टन ऑफ द इमिशन एनुअली। ये एक ग्रेट अचीवमेंट होगा। फिर कह रहे हैं कि कहाँ पे इंडिया में कहाँ पे फर्स्ट रबर बेस्ड टायर मेट्रो इज बिल्ट। तो ये कहाँ पे है, नासिक में, याद रखना है, नासिक में इंडिया में फर्स्ट रबर बेस्ड टीयर मेट्रो जो है कि आपकी बिल्ड होगी तो नासिक में होगी। तो ये आपको याद रखना है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रैपिड ट्रांजिट मेट्रो दैट यूज मिक्स रोड एंड दी रेल टेक्नोलॉजी। रोड और रेल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपका जो है कि हैव दी, आपके व्हील्स जो है कि रबल टायर्स रहेंगे लाइक द बस बट यूजिंग ए सेट ऑफ द टू पैरेलल कंक्रीट कंजुगेटेड स्टील रोलवेज ईच विद द विड्थ ऑफ द टायर। जैसे मैं बताऊं तो आपने देखा होगा इंग्लैंड देखिए, ठीक, इंग्लैंड देखिए या पेरिस देखिए, तो आपने मेट्रोज देखी होंगी, जापान में भी देखा होगा कि ऊपर भी चल रही हैं और रोड पे भी चल रही हैं। तो ये जो है कि हमारी ट्रांजिट मेट्रो रहेगी जो यूज करेगी रोड और रेल टेक्नोलॉजी दोनों का। तो इसमें आपका जो है कि रबड़ बेस्ड टायर जो है कि यूज होगा कहाँ पे, ये नासिक की बात है, पुराना का है फिर भी स्टिल आपका रिलेवेंस रखता है। और 2019 में क्लियर दी मास ट्रांसपोर्ट मेट्रो नियो फॉर द बेटर कनेक्टिविटी क्रॉस द रेलवे। तो नासिक फर्स्ट ऑफ काइंड जो है कि मेट्रो है महाराष्ट्र में, आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर फर्स्ट शोरूम इन द इंडिया ऑफ द रिटेल मैन्युफैक्चरिंग जाइंट जो है कि आइका वाज ओपन इन द विच सिटी, पुराना क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका बेंगलोर में खोला गया था आई थिंक, यस। स्वदेशी रिटेल फर्नीचर IKEA है वॉज फर्स्ट आपका दिया हैदराबाद में, सॉरी बेंगलोर नहीं, हैदराबाद में दिया, हैदराबाद में, माय बैड, यहाँ पे आपका हैदराबाद आंसर करेक्ट होगा। और एट द प्रेजेंट में देख लीजिए 2025 का जो कहा था, 2025 का ऑल्सो इन दी मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली। तो ये 2025 में रिसेंटली मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली में भी खोल दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बेनोमेर इज सिचुएटेड। तो ये जो है कि मोनेरा में सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश का जो है कि आपको पूछ रहा है कि टू सिटीज जो है कि मध्य प्रदेश इंक्लूडेड टाउन एक्सपोर्ट ऑफ द एक्सलेंस, तो कौन सी है, देवास एंड इंदौर। ये आपको टाउन एक्सपोर्ट एक्सलेंस जो है कि याद रहना चाहिए। इसमें जो है कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस इन दी मध्य प्रदेश कौन सी है, देवास जो है फार्मास्यूटिकल्स के लिए है, इंदौर जो है सोया मिल एंड सोया प्रोडक्ट्स के लिए। तो देवास किसके लिए है, इट इज फॉर दी फार्मास्यूटिकल्स मीन दवाइयों के लिए, और इंदौर किस लिए है, ये आपका सोया मिल और सोया प्रोडक्ट, सोया मिल
एंड सोया प्रोडक्ट। ठीक, इसको याद रखें, सोया मिल एंड सोया प्रोडक्ट। देखिए मैं कुछ कुछ चीज़ें लिख के इसलिए करा देता हूँ कि आप जो है कि माइंड रिटेन रहे पिक्चर मेमोरी में। तो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेयरमैन पूछा गया है कमेटी रिविजिटिंग एंड रिविटलाइजिंग द ट्रिपल पी मॉडल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहाँ पे ट्रिपल पी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसने किया है, तो ये वी केलकर जी थे, इन्होंने किया था हेड। तो ये याद रखेंगे। 2015-16 क्वेश्चन है, यूनियन 17 में पूछा गया था। यूनियन बजट 2015-16 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था ट्रिपल पी मॉडल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसको रिविजिट और यूटिलाइज करने की जरूरत है। इसके कमेटी के हेड बनाए गए थे चेयर्ड बाय दी विजय कलकर। तो ये आपको बस याद रखना है। देन इसमें नथिंग मोर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। और गाइस देखिए यहाँ पे आपको पुराने क्वेश्चन मिलेंगे, ओल्ड क्वेश्चन जो पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी स्टिल आपको जो है कि थोड़ा मेमोरी ट्रेन रहना चाहिए। अभी ये है कि करंट ओरिएंटेशन में जो कि रखना। अब जैसे अब वाइडली मैं इसको जो है कि घटना चक्र पढ़ा रहा हूँ। करंट ओरिएंटेड सेशन मैंने बताया प्रीलिम से पहले मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको इन सब पे जो है कि करंट अपडेट मिले, जो प्रोबेबल क्वेश्चन है स्कोर करने के लिए। तो वो मैं जो है कि जरूर अपलोड करूंगा। बट ऑल्दो इसको अभी भी पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, जो भी देखेंगे, और जो थोड़ा टेबली होगा या ज़्यादा पुराने होंगे तो उनको हम कर देंगे स्किप, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में किया था, कि ताकि इफेक्टिवली चीज़ों को मैनेज किया जा सके। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू दी भारतमाला प्रोजेक्ट। अब देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा टॉपिक है। ये हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट रोड से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आपको दिखेगा क्या, सागरमाला प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो किससे रिलेटेड है, आपको जो कि ओशियन से कनेक्टिविटी इन सबसे रिलेटेड है, तो ये ओशियन से है। तो ये आपको याद रखना है, भारतमाला, सागरमाला, ये सब हमारे प्रोजेक्ट हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो है कि PLI हो गया। फिर इसमें आपको काफ़ी कनेक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। हमारा जो है कि आत्मनिर्भर भारत जो है, सेल्फ रिलायंस इंडिया प्रोजेक्ट में, ये आपका जो है कि एक स्कीम है गति शक्तिमान स्कीम, गति शक्तिमान। तो इसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड करके वेरियस जो है कि आपके मिनिस्ट्रीज को ऑन दी सेम इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे रख के आपका हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। भारतमाला जो है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सागरमाला जो है कि रोड ओशियन इंफ्रास्ट्रक्चर से है। ठीक, और जो है कि आपको ये गति शक्तिमान जो है कि स्कीम है यूपीएससी की, शक्तिमान नहीं, गति शक्ति है। ठीक, गेम शक्तिमान मैंने जो है कि ऐसे बोल दिया। तो आपकी स्कीम कौन सी है, प्रधानमंत्री गति शक्ति। ठीक, ये आपको पता रहना चाहिए, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक, इट इज़ द नेशनल मास्टर प्लान। ये लॉन्च किया गया था आपके 2021 में। इट इज़ लॉन्च इन 2021 में लॉन्च किया गया था। और इसके अंडर जो है कि आपके बहुत सारे जो है कि प्लेटफॉर्म है। इसमें एक आपका हमारा एक पोर्टल भी है, दैट इज़ योर गति शक्ति पोर्टल। ठीक, इसमें आपको गति शक्ति पोर्टल है। शक्ति से शक्तिमान कोई नहीं करेगा, शक्ति शक्तिमान किसी को नहीं करना है। यहाँ मेरे मुंह से गलती से निकली थी। तो आपको याद रखना है पीएम गति शक्ति पोर्टल, आपको याद रखना है। ये जो है कि नेशनल मास्टर प्लान है, लॉन्च हुआ था 2021 में। आपको भारतमाला, सागरमाला, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। इसको जो है इंटीग्रेट करके सिंगल प्लेटफॉर्म पे करता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। जो भी हमारा जो है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है रोड से, ओशियन से रिलेटेड और भी अदर इंडस्ट्री से रिलेटेड, इसको हमारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी देगा। क्या देगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखें, तो ये आपका भारतमाला प्रोजेक्ट है। रोड एंड हाईवेज को जो है कि ऑप्टिमाइज करेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाएगा, इंटर कॉरिडोर्स, फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी और ये सब बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है। जैसे गोल्डन क्वालिटी लेटर हो गया, या और भी जो है कि कोऑर्डिनेटर्स बन गए, या ईस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है। ठीक, यहाँ पे ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्दर्न कॉरिडोर, साउथ कॉरिडोर कनेक्टिविटी, और इनको कनेक्ट करके जो है कोऑर्डिनेटर मीन्स, आपको अगर मैं प्यारा सा अपना भारत बना के दिखाऊं तो हमारे प्यारे से भारत में, ठीक, ये सब चीज़ें जो है कि प्लेस की जा रही हैं। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। आपको जो कि थोड़ा सा रफली स्ट्रक्चर है गाइस। ठीक, अगर है तो जानते हैं। इधर से आपका जो है कि क्या, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इधर से आपका जो है कि थोड़ा यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, फिर यहाँ कनेक्ट किया जा रहा है साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ। और इनको जो है कनेक्ट करके हमारा गोल्डन कोऑर्डिनेटर है, जिसकी ओपनिंग जो है कि आपको जो है कि याद रहनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से है। ये क्वेश्चन आएगा तो कराएंगे, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो इसी को जो है क्या बोलते हैं, आपका मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बोलते हैं। जहाँ पे ओशियंस, रिवर्स, इन सबको अच्छे से कनेक्ट किया जाएगा। इसमें ग्रीन फील्ड एक्सेस वे, कोस्टल एंड दी पोर्ट कनेक्टिविटी, बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, नॉर्थ नेशनल कॉरिडोर इफिशियंसी, ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया है और हमें बताना है क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो लेट डू इट।
यहाँ पे जो है कि कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर द पीरियड ऑफ 2030। ठीक, ये जो है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है कि 2030 के लॉन्च किया गया था, ये गलत है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनआईपी क्या है, प्रोवाइड करेगा इक्विटेबल एक्सेल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल, तो रीजन करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको डी करेक्ट मिलेगा। जो हमारा ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था एनआईपी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि काइंड है होल गवर्नमेंट एक्सरसाइज टू प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू सिटीजन। और ये लॉन्च कब हुआ था, 2019 के इंडिपेंडेंस डे में स्पीच में किया था, और इसको जो है कि लॉन्च किया गया था। फाइनल रिपोर्ट ऑफ द टास्क ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फाइनेंशियल ईयर आपके 19 से 25 में की गया था, और रिलीज हुआ था ये आपका 2020 में। तो ठीक, ये ब्रीफली आप याद रखेंगे, 2020 में किया गया था, ये जो है कि आपका गलत है। ठीक, तो किस ईयर के लिए था, 19 से 25 के लिए था, ये ब्रीफली याद रखेंगे, 20-30 के लिए नहीं था, 19 से 25 के लिए था। अब देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पीएम गति शक्ति स्कीम आ गया, कह रहा है कि लॉन्च है 2022 में, और फिर कह रहा है कि ये जो है कि आपका रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, इन सबको जो है कि करेगा। तो इसमें से क्या क्या करेक्ट है, इसमें से आपको जो है कि ओनली 2 करेक्ट देखने को मिलेगा। पहला जो है कि गलत हो जाएगा, क्यों, पीएम गति शक्ति जो है कि नेशनल मास्टर प्रोग्राम फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी 13 अक्टूबर को देखने को मिला था। ट्रांसपोर्टिव अप्रोच है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, सबको जो है कि कनेक्ट कर दिया जाएगा ऑन दी सिंगल वे। और यहाँ पे द प्रोजेक्ट pertains टू दी 7 इंजन इन दी 7 इंजन दिए गए थे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, विल अलाइन विद दिस। अब ये 7 इंजन ऑफ दी एनआईपी क्या है, लेट मी टोल यू अबाउट दिस ब्रीफली, थोड़ी थोड़ी चीजें की इंटरेस्टिंग पढ़ते जाए। 7 इंजन ऑफ दी, ठीक, यहाँ पे जो है कि 7 इंजन ऑफ एनआईपी जो है, इसके बारे में जो है कि मैं बता देता हूँ, एक मिनट, लेट मी सी। यहाँ पे जो है आपके 7 इंजन जो है, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, यही आपके कौन से हैं 7 इंजन जो है कि एनआईपी के कहे जाते हैं। दिस रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, ठीक, पोर्ट्स हो गए, मास ट्रांसपोर्ट्स हो गया, वाटरवेज एंड दी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको क्या कहा जाता है, दीज आर दी 7 इंजन ग्रोथ ऑफ दी हमारे एनआईपी। जो हमारा ये एनआईपी है, इसके 7 इंजन कहे जाते हैं। तो आई होप इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद द जापान। तो वो कौन सी कंपनी है, ये जो है कि हमारा जो है कि जापान इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जो कॉरिडोर बना रहा है, तो वो दिल्ली मुंबई वाला है, इसको बनाया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इट इज बीइंग डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद द जापान, जो DMIC प्रोजेक्ट है। मेमोरेंडम साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान में, 2006 में साइन किया गया था, ये बहुत पुराना है, तो आप देख सकते हैं। या अभी जो है कि करंटली जापान इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर द चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन दी साउथ, तो ये थोड़ा अपडेटेड डाटा है। फिर नेक्स्ट है स्टेट है और रैंक एक्सपेंडिचर, पुराना क्वेश्चन है गाइस, इसको जो है कि अटेंड करने से अच्छा है बस अभी आप देख लेंगे, जो रिसेंट जो होगा वो डाटा देख लेंगे, तो इसको अटेंड करने का कोई वो नहीं है। फिर यहाँ पे आपका है दीपक परेख कमेटी। अब दीपक परेख कमेटी किससे रिलेट करती है, तो बस ये याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो दी ओल्ड क्वेश्चन बट इट इज रिलेटेड टू दी मेजर्स फॉर द फाइनेंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो दीपक परेख कमेटी जो है आपकी किससे रिलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और फैसिलिटेट करेगी इंडिया के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट है आपका इंडियन सेलुलर एसोसिएशन। जो इंडियन सेलुलर एसोसिएशन है, एक्वायर्ड वर्ड पोजीशन, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकंड पोजीशन जो है कि एक्वायर की थी इन दी वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग, किसमें, आपका वर्ल्ड का प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स में, बट जो है कि अपने 25-26 में भी इंडिया ने रिटेन की है सेम पोजीशन। तो इंडिया जो है कि अभी भी सेकंड लार्जेस्ट ही है, तो याद रखना है 25-26 में भी सेकंड लार्जेस्ट है, तो ये अपडेटेड डाटा है। तो 25-26 में भी हमने कौन सी पोजीशन रिटेन की है, वी हैव रिटेन दी सेकंड पोजीशन इन दी वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स, जो कि इंडियन सेलुलर एसोसिएशन ने किया है। फिर नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ द इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन 2023 में क्या थी, सेकंड पोजीशन थी। अब एक्सप्लेनेशन यू कैन सी दैट। फिर असर्शन और रीजन है, आपका असर्शन कह रहा है और रीजन, असर्शन कह रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट हम है कि गेमिंग मार्केट है इंडिया में, क्या यह सही बात है, नहीं सही बात है। इंडिया जो है कि लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट में नहीं है। बाकी यहाँ पे इतने मिलियन यूजर्स है, ये देखिए यूपीपीएससी 2025 का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे इंटरनेट यूजर्स इतने हैं, तो इट इज़ दी बी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे असर्शन गलत क्यों है, इसको देख लेंगे। यहाँ पे इंडिया इज एट द टॉप इन द मोबाइल गेमिंग मार्केट इफ द रिवेन्यू इज टेकिंग ऑन द बेसिस, इंडिया इज नॉट इवन अमंग द टॉप 5 कंट्रीज, तो ये याद रखना है। इंडिया क्या है, इंडिया जो है यहाँ पे क्या है कि असर्शन इन द क्वेश्चन इज द इनकरेक्ट इफ द डाउनलोड्स आर टेकिंग ऑन द बेसिस, मतलब अगर गेम्स का डाउनलोड देखा जाए तो इंडिया टॉप पर जाएगा, ठीक।
बट ऑन द रिवेन्यू बेसिस, अगर रिवेन्यू जनरेशन की देखिए, जो अभी देखते हैं आपका ई स्पोर्ट्स होता है, अगर कुछ आप लोग जो है कि ये गेम है पबजी वाला जो BGMI बन गया है, काफ़ी वाइडली फेमस हो रहा है, ठीक, मोबाइल गेमिंग में है ना। ये फ्री फायर हो गया, फ्री फायर खेलेगा तो ये जो है कि आप फ्री फायर हो गया, इस टाइप की गेम है। और बाकी अदर गेम है जैसे चेस हो गया, चेस ऑन बोर्ड हो गया, ठीक, लूडो हो गई, जो स्किल रिक्वायर्ड गेम है। इसीलिए हमने जो है कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई, नेशनल ई गवर्नेंस, नेशनल ई गेमिंग पॉलिसी आई है, ई गवर्नेंस में नेशनल ई गेमिंग पॉलिसी भी 2025 में लॉन्च की गई थी, करंट अफेयर में ये सब मैंने पढ़ाया है। तो वहां से देखें तो डाउनलोड के टर्म्स में तो हम लोग हैं, बट इन नॉट इन द रिवेन्यू टर्म। तो ये इसलिए क्वेश्चन क्या है आपका गलत है, पहला क्वेश्चन। रीजन सही है कि वी आर दी लार्जेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर, और ये इंटरनेट यूजर्स इन दी इंडिया है। और एक और बात जान लेना, डाटा रेट जो है कि सबसे चीपेस्ट कहीं वर्ल्ड में है, तो वन ऑफ द कंट्री है इंडिया जो है कि सबसे चीपेस्ट डाटा रेट करता है। और अदर कंट्रीज में भी डाटा रेट भी बहुत हाई है, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पुराना क्वेश्चन है, बस नीति आयोग इट इज ऑर्गन, नहीं नहीं, यहाँ पे आपको देखना है NIF जो है कि इंडिया का जो है कि स्पेसिफिक फंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में सेट किया था, ठीक, इसको जो है कि 2015 में GOIO ने NIF को सेटअप किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव था कि फंड को मैक्सिमाइज करना है इकोनॉमिक इम्पैक्ट मेनली थ्रू दी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कॉमर्शियली वाइबली। ये तो आपका नीति आयोग इसका ऑर्गन नहीं है, एक नीति आयोग इज नॉट दी ऑर्गन। प्रपोज कॉर्पस है आपके कुछ कुछ लेआउट में, एज पर दी मई 2026 निफ्ट जो है कि कितने बिलियन डॉलर, USD 4.9 बिलियन डॉलर का एसेट अंडर दी मैनेजमेंट बन गया है। तो बोथ दी स्टेटमेंट आर दी करेक्ट, इनकरेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, 2026 का लेटेस्ट डाटा में ये फैक्ट याद रख सकते हैं। फिर देखिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव आ गया। अब इसमें जो है कि आपका ये पुराना क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ से जो है कि मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ, इसको गो थ्रू कर लेना गाइस, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है, ये क्या है, इट इज़ फॉर द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो नोटिफाई की गई थी अप्रैल 2020 में, ठीक। ऑफर्ड है इंसेंटिव, प्रोडक्ट लिंक मीन्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मतलब आपस में कनेक्टिविटी रहेगी टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्जर इन्वेस्टमेंट इन द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो भी हमारे असेंबली मीन्स मोबाइल में आपका जो है कि एक चीज़ तो है नहीं, उसमें स्क्रीन है, छोटे छोटे सेमीकंडक्टर है, डायोड्स है, अदर चीज़ है, चार्जिंग पॉइंट है, कुछ अदर स्लैब्स हैं। फिर जो है कि आप जहाँ आजकल मैग्नेट चार्जर आ गया है, उसकी असेंबली करना, टेस्टिंग करना, मार्किंग एंड पैकेजिंग करना, तो इसको क्या बोलते हैं, ATMP यूनिट। ATM जैसे हैं तो ATMP, असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स के लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव बनाया गया। जो इंसेंटिव होगा 4 to 6% और दी इंक्रीमेंटल बेसिस पे गुड्स और मैन्युफैक्चर इंडिया में कवर किए जाएंगे, ठीक। फिर यहाँ से जो है कि देखेंगे अंडर दिस सेकेंड राउंड ऑफ दिस स्कीम, सेकेंड राउंड में हमने 5 से 3% जो है कि एक्सटेंड किया था इंक्रीमेंटल सेल इन दी दिस बेस ईयर को लेके। और फिर जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है IT फॉर दिस आपका जो है कि ऑफर एक जो है किया था, ऑफर दी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू दी बूस्ट, ठीक, यहाँ पे जो है कि आपको बूस्ट करने के लिए और अट्रैक्ट करेगा लार्ज इन्वेस्टमेंट इन दी वैल्यू चेन। जो हमारा इंसेंटिव रहेगा 4 से 2% से लेके आपका 1% तक ऑन दी इंक्रीमेंटल बेसिस। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। एंड यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका ये टारगेट सेगमेंट्स है, ठीक, इसको याद रखना। ये जो टारगेट सेगमेंट है आपका PIL 2.2 में अभी जो है कि सेकंड फेज चल रहा है, जिसमें आपको लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन PC, सर्वर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स, ये सब देखने को मिलेगा। और स्कीम के पास जो है कि 3 कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेंट्स हैं, नेमली क्या है, ग्लोबल कंपनीज, हाइब्रिड, डोमेस्टिक कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनीज, मतलब ग्लोबली भी कंपनी रहेगी, और हाइब्रिड का मतलब हो गया डोमेस्टिक ग्लोबल साथ में काम कर रही है, और डोमेस्टिक कंपनी। ये ब्रीफली आपको याद रखना है। अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन देख लेंगे आपका जो है कि क्या है, हमारा टैबलेट्स, लैपटॉप, ये सब जो कि कंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये हमारे फेज़ 2 में था, ये जो फेज़ 1 की बात की गई है फेज़ 2 में था, दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये इनकरेक्ट होता, तो इसीलिए अब इसको जो है कि अटेंड कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन जो है कि नेक्स्ट है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है आपका कब लॉन्च की गई थी, तो इट इज़ लॉन्च ऑन दी नवंबर 2011 में लॉन्च किया गया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। और गाइज यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसी तरह की से रहने वाले हैं, इसमें कुछ एज सच एक्सप्लेनेटरी है नहीं है, बट अगर आपको जो है कि चीज़ें पढ़नी है तो मैं बता दूं, जैसे आपको ये पढ़ना है तो इसको जो है कि पढ़ने के लिए कम से कम 15-20 मिनट मुझे समझाने में लगेंगे कि ये नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है क्या। तो इस चैप्टर में इसी तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन ऑन दी वर्ड बेसिस डिक्टेटिंग फॉर्म में लगेगा, तो प्लीज़ इसको जो है कि अंडरस्टैंड करें। जहाँ भी एक्सप्लेनेटरी होगा आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट।
देन ये सब जो है कि आपका क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड है। पॉलिसी है, कब आई थी? 2011 में आई थी। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस पॉलिसी क्या था? आप देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी क्या था, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं दैट पॉइंट ऑफ टाइम से। ठीक, यहाँ पे आपको देख लेना है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए मैं जो है कि इसको ब्रीफली बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया गया है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इसी यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो ये देखते हैं जो हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के कोड बताना है करेक्ट क्या है इसमें से वन वन ऑब्जेक्टिव्स। तो कह रहा है कि इंक्रीज करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू दी 12 से 14% ऑन ओवर द मीडियम टर्म। करेक्ट बात है। 100 मिलियन ऑफ द एडिशनल जॉब क्रिएट करना है 25 तक, इसने जो है कि टारगेट लिया था। करेक्ट बात है। एनहेंस करेगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन मार्केट में जो है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। करेक्ट बात है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को 25% एनएम से जो है ग्रो करना है एज पर द प्लान 12 प्लान पीरियड। तो ये गलत बात है, आपको जानते हैं नेशनल प्लानिंग कमीशन में ऐसा कोई प्लान जो है कि बनाया नहीं गया था। तो ये तीनों करेक्ट होंगे जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, इसके बारे में देख लेंगे ब्रीफली। यहाँ पे 1 2 3 इज द करेक्ट। फिर अगेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रमोट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। 12 क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है कि सेट की गई थी। ठीक, यहाँ पे एक सेटिंग ऑफ दी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए गए थे। बेनिफिट ऑन दी सिंगल विंडो क्लियरेंस मीन सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या होता है, आपके जो है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के एक ही जगह जो इंटीग्रेटेड होता है वन ग्रिड सिस्टम लाइक, तो उस तरीके से आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा। इस्टेब्लिश करेगा टेक्नोलॉजी इक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड को। तो ये जो है कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है नेक्स्ट देखिए तो आपका जो है कि इंडिया का पहला इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पे प्रपोज किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में प्रपोज किया गया था। और अभी देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ से ये अपडेटेड डाटा याद रखना है। 4 जो है कि NIMZS है, मीन जो है कि नेशनल आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है कि कितने हैं अब तक जो है कि सो फार यहाँ पे बनाए गए हैं? कौन कौन से? प्रक्षम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ठीक, संगारेड्डी तेलंगाना, कलिंगानगर जय जजपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, हैदराबाद फार्मा सिटी NIMZ है, ठीक, इन दी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना हैज बीन अकॉर्डिंग और फाइनल अप्रूवल। और अभी जो है टोटल देखें तो 24 जो है कि निज्म है, 8 जो है अलॉन्ग दी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रीजन पे है और हैव बीन दी अकॉर्डिंग प्रिंसिपल अप्रूवल। तो ये जो है कि अपडेटेड डाटा है, इसको याद रख सकते हैं। अभी तक टोटल 24 है जिसमें से 8 जो है कि आपके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे देखने को मिलते हैं और ये आपके अप टू 2023 इतने सारे हमारे निज़्म बने हुए हैं। देन जो है कि हाईएस्ट कैपिटल पूछ रहा है, ये एक पुराना क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पे देखेंगे एज पर द लेटेस्ट डाटा, ठीक, एज पर द ASI के लेटेस्ट डाटा में गुजरात शेयर इज द हाईएस्ट इन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड द मशीनरी विच इज अराउंड दिस परसेंटेज 19.96, अराउंड 20%। फिक्स कैपिटल जो है कि 19, इन्वेस्टमेंट कैपिटल 18, इनपुट और आउटपुट देख लेंगे 17 पे है। तो ये याद रखना है, ये हाईएस्ट कैपिटल इंटेंसिटी है, इसमें जो है कि क्या रूल रहा है, तो ये आप याद रखेंगे इसको। ASI के 2023-24 के डाटा के हिसाब से ये है एज पर, ये पुराना क्वेश्चन भी है। फिर पॉलिसी है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के क्या गोल है? तो यहाँ पे आप जानते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के यहाँ पे मल्टीपल गोल हैं। तो मेक इन इसको देख लेंगे क्वेश्चन में, रिमूवल ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ, एलिमिनेशन ऑफ द रेड टेपिज्म और रिडक्शन इन द कॉस्ट और मेकिंग द प्रोडक्ट इन कॉम्पिटेटिव। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन दी 25 सितंबर 2014 by the Prime Minister Narendra Modi, and if some sound coming from the background, apologies for this, क्योंकि घर पे ही हूँ तो सेशन रिकॉर्ड होता है तो मे भी थोड़ी आवाज़ आ रही हो। देन जो है कि आपका क्या है, मेक इन इंडिया है इनिशिएटिव, आपका लॉन्च किया जाता है 25 सितंबर 2014 में, ये लॉन्च किया गया बाय द नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, फॉस्टर इनोवेशन, एनहेंस करना स्किल एंड डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, बिल्ड करना इन द क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, स्ट्रेंथन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्रोग्राम एम करता है आपके इम्प्रूविंग इंडिया रैंक्स, डूइंग बिजनेस, इन सबको जो है किया है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है, सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आप देखेंगे इसमें क्या है कि जो हमारा ये ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स है, अननेसेसरी लॉ एंड रेगुलेशन के लिए, मेकिंग द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इजियर बाय द रिमूवल ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ, एलिमिनेशन ऑफ द रेड टेपिज्म। ये सब गवर्नेंस में पढ़ते हैं कि रेड टेपिज्म क्या है, कि आपकी फाइलें बनती जाती हैं और रेड टेपिज्म का मतलब ये होता है फाइल बनी और फिर वो लाल धागे से बांधी जाती थी, ठीक। तो ये जो है कि फाइल स्टॉक स्टॉल फाइलिंग होती गई, खूब सारे केसेस पेंडिंग हो गए, तो उसे रेड टेपिज्म कह दिया गया कि ब्यूरोक्रेसी और जो है कि
चार्जशीट फाइल करना इतना स्लो है कि वो रेड टेप में ही बनते रह गई, तो उसे रेड टेपिज्म नाम दे दिया, बिल्कुल लेमेंस टर्म में समझा दिया। तो इस तरीके से देखेंगे ई इज द राइट आंसर, मल्टीपल आंसर जो कि सही है, तो यहाँ से ये चीज कवर कर लेंगे। फिर मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया? सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, लोगो है मेक इन इंडिया का क्या? लायन। ठीक, ये याद रख सकते हैं। लोगो मेक इन इंडिया का क्या है? मेक इन इंडिया का लोगो है लायन, इसको याद रखना है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दिस लोगो जो है कि लायन है। नेशनल बिल्डिंग इनिशिएटिव है। मेक इन इंडिया, इंडिया में ही, भारत में ही बनेगा, जैसे आत्मनिर्भर भारत भी कह सकते हैं। 2014 में लॉन्च किया गया था। एम था इंक्रीज करना कंपनी को, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। फिर जो है कि नॉट इनिशिएटिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा इंडस्ट्रियल नहीं है? तो डिजिटल इंडिया जो है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। डिजिटल इंडिया बनाना मतलब अलग चीज़ है, मीन्स यहाँ पे हर चीज़ को डिजिटाइज करना वो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नहीं आएगा। तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग क्या है आपका? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बट मेक इन इंडिया ये सब देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। वाइल डिजिटल इंडिया नॉट इनिशिएटिव फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जबकि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ट्रांसफॉर्म इंडिया करना डिजिटली एम्पावर सोसाइटी के लिए और नॉलेज इकोनॉमी के लिए। तो डिजिटल इंडिया कंसिस्ट करेगा तीन कोर कंपोनेंट्स। अब वो तीन कंपोनेंट्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योर इन द स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली, और यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, मीन्स डिजिटल लिटरेसी लाना गवर्नमेंट की जो है कि डिजिटली, जैसे आपका ई गवर्नेंस, आपने टर्म सुन रहे हैं, ई गवर्नेंस, EFIR, ये सब क्या है? इजीली एक्सेसिबल मिले, मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ किया जा सके। आपके जैसे क्या है, अगर डिजिटली बोले तो डिजिटल इंडिया बन रहा है कैसे? पहले आपको सामान लेने मार्केट जाना पड़ता था, फिर आप जो है कि स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट पे आ गए, तो ये सब क्या है? पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया है। ठीक, इसी तरीके से ये हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारा गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, ये सब जो है, डिजिटल इंडिया इज काइंड ऑफ दी, मीन्स इज अ फैसिलिटेटिंग सर्विस। तो इसके तीन फोर कंपोनेंट हमारे ये हैं। फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिक, जो है कि स्टार्टअप कैन बी फुलफिल्ड थ्रू एंजल इन्वेस्टर, वेंचर और क्राउड इफेक्टिंग, या ऑल ऑफ दी। क्राउड फंडिंग से भी होगा, ठीक, एंजल इन्वेस्टर से भी होगा, और वेंचर कैपिटल से। वेंचर कैपिटल जो हमारे कैपिटल्स हैं पुराने वो होते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? जो न्यूली स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको भी चांस दिया जाए, जैसे आपने एक टर्म सुना होगा एंजल एंजल टैक्स सुना होगा पहले। ठीक, अब इसको, ये पुराना टर्म है, आई थिंक आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले खूब न्यूज़ में रहा था, मतलब 2021-22 का ये बात होगी, 21-22 में। तो उस वक्त आई थिंक 22-23 का फाइनेंशियल ईयर था, तो एंजल टैक्स काफ़ी न्यूज़ में था। तो एंजल इन्वेस्टर वही होते हैं जो फ्रेश न्यू इन्वेस्टर्स हैं, इनके टर्नओवर बढ़ रहे हैं, तो स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टर्स को चांस दिया जाएगा। वेंचर कैपिटल जिनके पास पहले से ही कैपिटल है, एंड देन योर क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है, जैसे क्राउडिंग इन इफेक्ट और आउट इफेक्ट इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो क्राउड फंडिंग बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट आप जो है कि रिसोर्सेज देगी, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, मतलब ये अगर मान लीजिए एक कंपनी जो है कि लिस्टेड की गई है, यहाँ पे ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है, इनको इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाना है, तो इसको क्राउड फंडिंग करके इस कंपनी को डेवलप किया जाएगा ज़्यादा मात्रा के। तो ये हमारा क्राउड फंडिंग का एक बेसिक एग्जाम्पल है, तो इसको ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, तो आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है स्टार्टअप कैन बी फिल्ड थ्रू दी न्यू एज अल्टरनेटिव्स के लिए, तो यहाँ पे प्रणब मुखर्जी ने किया था इसको। या यहाँ पे क्या है, इनिशियली दी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टार्टअप कैन बी फुलफिल्ड थ्रू न्यू एज फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, ये सजेस्ट किसने किया था? ये प्रणब मुखर्जी ने सजेस्ट किया था, तो याद रखना है। फिर जो है कि आपका क्या है, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन जो है कि SIP2 है, आपके 2022 में जनवरी में लॉन्च किया गया था। तो कहाँ पे? गुजरात में लॉन्च किया गया था। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीज़ें थी, तो यू कैन रिमेंबर दिस। फिर स्टार्टअप इंडिया स्कीम है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है कि आपका क्या है, कह रहा है कि प्रपोज करेगा SC ST एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन को प्रमोट करने के लिए। तो स्टार्टअप इंडिया में इन सबका प्रोविजन था कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप SC ST और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया जाएगा एज पर दी वीकेस्ट पॉपुलेशन, वनरेबल सेक्शंस है। देन प्रोवाइड फॉर द रिफाइनेंस दी SIFD, तो यस, ये जो है कि रिफाइनेंस करेगा, तो यहाँ दोनों ही सही है हमारा। SIFD इसको रिफाइनेंस करेगा। और यहाँ देख लेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में, एम करता है प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग दिस सेक्शंस, जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर रहेगा। स्टार्टअप इंडिया में क्या 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे, जो कि सेट कर सकता है ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज को। और SIFD ने जो है कि इन्वॉल्वमेंट था दैट दलित इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, यहाँ पे प्रोसेस हैज बीन लेड बाय द SIFD विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट, दलित इंडिया चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वेरियस सेक्टर। यहाँ पे SIFD, नाबार्ड और जो है कि आपके जो कि स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स थे, ये कनेक्ट करके इसको बूस्ट अप करेंगे सेक्टर को। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। फिर अगेन स्टार्टअप इंडिया स्कीम का क्या है, एनकरेज करना है SC STs और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए।
ठीक 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया किसके लिए है? वुमेन SC/STs के लिए है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये आपको पता रहना चाहिए कब लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है कि लॉन्च की गई है आपकी 8 अप्रैल 2015 में। एम क्या था? 10 लाख का लोन फॉर द नॉन कॉर्पोरेट, एक नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म और जो है कि स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज स्ट्रेंथन करना, हमारे एस्पायरिंग इंटरप्रेन्योर्स जितने भी हमारे जो है कि एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको एस्पायर करना। देन जो है कि लेटर ऑन इस जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री था अनाउंस किया जो लोन लिमिट थी इंक्रीज करने के लिए 20 लाख तक की ड्यूरिंग दी बजट 24-25। इसको जो है कि डेवलप किया गया और देखेंगे यहाँ पे लोन्स क्लासिफाइड एज दी मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसीज। तो ये जो है कि लोन अंडर दी PMYY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है कि हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर, तो PMMY के अंडर जो है कि पहले 10 लाख था, 20 लाख लिमिट कर दी गई है। तो ये सब ब्रीफली आपको याद रखना है। और इसमें देखेंगे अंडर दिस एजेस ऑफ दिस प्रधानमंत्री ने अर्लियर क्रिएट किए थे 3 प्रोडक्ट। शिशु लोन जो है कि 50,000 तक। किशोर, देखिए शिशु आया लोन्स कितना 50,000 तक। किशोर आपका 50,000 1 से लेके 5 लाख तक। तरुण लोन्स ऑफ दी 5 लाख टू 10 लाख। ये आप ब्रीफली याद रखेंगे क्लासिफिकेशन। बाकी आप ये लोन कैटेगरी है जो कि बढ़ा दी गई है, तरुण प्लस भी कर दिया गया है जिसमें आप टू 10 लाख से 1 लाख तक। तो आपको क्या याद रखना है? शिशु याद रखना है, ठीक, किशोर याद रखना है, ठीक, तरुण याद रखना है और तरुण प्लस याद रखना है। ठीक, ये 4 कैटेगरीज है। 50,000 तक, 50,000 से आपका जो है कि 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख। ये चीजें हैं आपके तरुण कैटेगरी की। द नेक्स्ट है मुद्रा योजना किस लिए थी? ये प्रोवाइड इजी फाइनेंस एंड असिस्टेंट टू सेट अप स्मॉल बिजनेसेस। फिर जो लोन है इंटीग्रेट है बाय द बैंक्स और प्रधानमंत्री एंटरप्राइजेज में कितना, किशोर का कितना है? जैसे मैंने बताया 50,000 तक है किशोर, सॉरी किशोर 50,000 से आपका कितना है? 50,000 से 5 लाख है। ठीक, ये 4 कैटेगरीज हैं। फिर मैक्सिमम जो है कि लिमिट है लोन प्रेजेंट एट दी प्रधानमंत्री मुद्रा, तो कितनी है? 20 लाख रुपए तक का जो है कि है तरुण प्लस, जो तरुण प्लस में आएगा। फिर आपका जो है कि प्रधानमंत्री योजना जो है कम्स अंडर विच फॉलोइंग, तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर फॉल कर रहा है? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है कि फॉल कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है जिसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ दी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कि इसमें काम करेगा। देखिए मुद्रा योजना में भी काम कर रहा है। और कौन सा आपके स्टार्टअप इंडिया में भी कौन सी मिनिस्ट्री है? स्टार्टअप इंडिया जो SC/STs और वुमेन्स के एंटरप्रेन्योरशिप लोन से है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज काम कर रहा है विच इज सेल्फ एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताए हैं 6 मेन जो है कि डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आपको पढ़ना है उसे तो जो करंट अफेयर है इकोनॉमी वाला घटना चक्र में वहाँ पे पढ़ाया है उसको मैंने। और नोट्स जो है कि अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे। तो इकोनॉमी घटना चक्र करंट अफेयर के नोट्स डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरा टेबल बना हुआ है हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। फिर कह रहा है कि मेन गोल क्या है? उद्यम क्रांति योजना। उद्यम क्रांति योजना क्या है पहले इसके बारे में जानो। उद्यम क्रांति योजना क्या है? एक प्राइमरली नोन एज दी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम थी फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और यूथ को मैनेज करने के लिए। ठीक, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद यूथ मीन जो है कि जो यूथ है स्टेट के उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। स्कीम में था न्यू मैन्युफैक्चरिंग 50 लाख तक का लोन देना, ट्रेडिंग यूनिट्स जो है कि 25 लाख तक की, इंडिविजुअल एज जो है कि 18 से 40 साल, जो 12th पास हो और इनकी फैनुअल इनकम जो है कि 12 लाख से कम हो तो उनको ये एलिजिबिलिटी दी जाएगी। तो क्या है? प्रधानमंत्री उद्यम क्रांति योजना है कोलेट्रल फ्री क्रेडिट फॉर दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ दी, ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने यूज किया टू दी यूथ। और यूथ को जो है कंसिडर किया 18 से 40 तक। एक 12th जो है कि पास रहने चाहिए 12th क्लास, तो इनको जो है कि कोलेट्रल फ्री जो है कि मिलेगा। कोलेट्रल फ्री का मतलब क्या होता है? आपको कोई एसेट नहीं दिखाना पड़ेगा, आपको जो है कि एलिजिबिलिटी पे ले लिया जाएगा लोन और ये आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। एनुअल इनकम जो है कि आपकी लेस देन 12 लाख, अगर फैमिली एनुअल इनकम 12 लाख से कम है तो आपको ये लोन दिया जाएगा फॉर दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर देखिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे सी इसका करेक्ट है। यहाँ पर जो भी सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ने, चेयरमैन जो है कि अपॉइंट करते हैं ये। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कब जो है कि सेट की गई थी? 1996 में। दिस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि कैबिनेट डिसीजन में 1996 में स्टैब्लिश की गई अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ द 1816 इन द 1997, जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर किया गया। इसमें जो है कि आपको जो भी आपके है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद द इंडियन इंडस्ट्री
ये एक ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस के क्या मतलब होता है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि आपकी फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनका फ्री एक अलग बजट होगा। जैसे इनका जो है कि अपना फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी डिसीजन मेकिंग, और जो है कि इनका बजट जो है कि सेपरेट बजट जो है कि अपना ये करेंगे, ठीक। जैसे भी आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे ईपीएफओ इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, बट वो ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपने डे टू डे अफेयर मैनेज करती है खुद, जो है कि बजट मैनेजमेंट ये सब खुद करती है, बट वो डिपार्टमेंट ऑफ किसमें हमारे आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे आती है। उसी तरीके से हमारे जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक ऑटोनॉमस बनाई गई है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट? प्रमोशन एंड द इंडस्ट्रियल ट्रेड। तो ये याद रखना है किसके ऑटोनॉमस है? डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन एंड द इंडस्ट्री ट्रेड इटसेल्फ, जो है कि इंडस्ट्री किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और कॉमर्स इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री में है। यहाँ पे 39 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? क्यूएसआई जो है गवर्न करेगी काउंसिल, जिसमें 39 मेंबर होंगे, जिसमें चेयरपर्सन, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन जो है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। किसके रिकमेंडेशन पे? इंडस्ट्री जो है कि रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में इतनी चीज याद रखेंगे। अब क्वालिटी काउंसिल है, तो क्वालिटी काउंसिल का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट्स की जो भी क्वालिटीज है उनको चेक करना इसका मेन काम रहता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। इक्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 में की गई है, ऑटोनॉमस है, ठीक। किसके अंडर आ रही है? ये ऑटोनॉमस का मतलब होता है अपने डे टू डे अफेयर खुद मैनेज करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ दी डीपी आईआईटी डीपीआईटीटी के में अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। 39 मेंबर की इसमें गवर्निंग बॉडी होगी। चेयरमैन जो है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। रिकमेंडेशन कौन देगा? इंडस्ट्रीज टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन देगी। फिर नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना है इन सब एक्ट्स का, कि आपका एमआरटीपी इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो है कि आपका एक्ट है, फेरा है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो कब कब आए हैं? तो इनके ईयर देख लेंगे। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 में, इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो है कि आपका 1951 में, मोनोपोलीज एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड एक्ट है 1969 में। ये सब अमेंडमेंट भी हुए हैं, तो ये करंट अफेयर आप पढ़िएगा। ये टॉपिक डालने हैं आपको नेम। इनके अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक। 2023 से लेकर 25 तक काफ़ी अमेंडमेंट है, तो इनको जो है कि पढ़ लेना है आपको। तेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक। इन सबको आपको ब्रीफली गो थ्रू करना होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पास्ट ईयर में देयर इज लॉट ऑफ दी एक्विजिशन हुए हैं आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और यहाँ पे कंसिडरेबल डिल्यूशन है एमटीआरए एक्ट में। यस, ये करेक्ट है हमारा। ये जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो कि आप एक्सप्लेनेशन भी जो है करेक्ट है। ये क्या होता है? इंडियन इंटरप्राइजेस देखेंगे यहाँ पे, आपको मैं बता दूं। पहले तो ये जानिए इसके बारे में। जो एमआरटीपी एक्ट है, मोनोपोलीज इन द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 में, एंड अदर रेगुलेशन जो है कि अमेंड किए गए हैं आपके लार्जर बिजनेस ग्रुप और फॉरेन कंपनीज टू रिजॉर्ट टू दी एमएएन रूट, ठीक। फर्दर दी सेबी ने क्या कहा है यहाँ पे? सेबी ने जो सस्टेनेबल एक्विजिशन और शेयर टेक फोर्स है, इनके रेगुलेशंस को नोटिफाई किया है, और डिसीजन जो है कि अलाउ करेगा कंपनीज को टू बाय दी शेयर्स ऑल दिस डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस द मार्केट कॉर्पोरेट, एंड एमआरटीपी एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कौन सा? कंपटीशन एक्ट। तो यही बताना था जो कि आपका एमआरटीपी एक्ट है, इससे रिप्लेस कर दिया गया है कंपटीशन एक्ट ऑन दी 2002 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? विच कमेटी? ये कमेटी याद रखी है कौन सी? राघवन कमेटी। राघवन कमेटी याद रखी है, जिन्होंने एमआरटीपी को रिप्लेस कर दिया कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 से, विच इज मोर डायल्यूटेड इन दी दिस एक्ट विद रेफरेंस ऑफ द एएमएन। तो कंपटीशन एक्ट जो है कि रिप्लेस हुआ कंपटीशन एंड अमेंडमेंट 2023 से। तो तीन चीज हो गई। एमआरटीपी खत्म, आया कौन सा? कंपटीशन एक्ट 2002 का अमेंड करके अभी क्या चल रहा है? कंपटीशन एक्ट 2023 चल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन रहनी चाहिए। यही इसीलिए है ना कि ये सब पुराने क्वेश्चन है गाइस, और हमें अपडेटेड डाटा पता रहना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी दैट पॉइंट ऑफ टाइम आंसर ये था, इसलिए मैंने जो है कि उस पर जो है कि ध्यान नहीं दिया, ठीक। तो यहाँ से आप देख लेंगे जो भी मर्जन एंड एमएनएन के मतलब जो है कि यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लाइज द इंफॉर्मेशन ऑन द इंडस्ट्री डिस्प्यूट क्लोजर और रिट्रेंचमेंट ऑफ द ले ऑफ इन द फैक्ट्रीज एम्प्लॉयज वर्कर। तो ये जो है कि लेबर ब्यूरो करता है, इसको याद रखना है। 2022 का क्वेश्चन है। लेबर ब्यूरो क्या है? एक प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है, 1920 में स्टैब्लिश की गई थी। इसका काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड द पब्लिकेशन ऑफ द लेबर स्टैटिस्टिक्स और अदर जो है कि रिलेटेड जो है कि लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है कि चीज़ें हैं, जैसे वेजेस हो गया, अर्निंग हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया। लेबर ब्यूरो हैज ऑल्सो भी ब्रिंगिंग आउट स्टैटिस्टिक कौन से? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पे, क्लोजर एंट्रेचमेंट, ले ऑफ ऑन दी इंडिया,
क्योंकि वॉलंटरी बेसिस पे होती है पर मंथ आपके जो है कि लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे जो चीफ लेबर कमिश्नर हैं ऑफिस अक्रॉस द इंडिया जो कि सेट किए गए, कंपाइल किया गया कि इट कंपाइल्स ऑल्सो कंपाइल्स द सीपीआई इंडेक्स जो है कि हमारा किस पे, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वर्कर्स और जो है एग्रीकल्चर और रूरल वर्कर मीन्स यहीं पे लेबर ब्यूरो क्या करता है आपका सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और सीपीआई कौन सा, एग्रीकल्चर लेबर, ये जो है कि दोनों ही निकालता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो लेबर ब्यूरो का बहुत बड़ा रोल है और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस में इनके जो है काफ़ी रोल और डिसीजन मेकिंग चीज़ें रहती हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्प्यूट है, अगर कोई यूपीएफओ यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहा है तो उसमें ये सब चीज़ें थोड़ा डीप डाउन करके पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो कि आपका क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या रिलेशन है, आप कैसे जो है कि चीज़ें कैरी आउट कर सकते हैं, स्ट्राइक ये सब जो है कि कैसे है, कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बेसिकली यही सब आता है कि लॉकआउट कैसे होगा, दूसरी चीज़ें कैसी होंगी, तो ये सब हमारा आता है इसमें। तो आई होप ये कुछ क्लियरिटी मिली होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका ट्रेड एक्ट 1929 बहुत बड़ा एक्ट है, बट इट इज़ दी सिस्टम ऑफ द ट्राइब्यूनल और बैन ऑन स्ट्राइक के लिए होता है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 बेसिकली इसीलिए डील करता है, मीन्स आप जो है कि जो भी डिस्प्यूट एक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन से है, ठीक है, किससे डील करता है, इट डील विद दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक, इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसमें आपके बहुत सारे यूनियन एक्ट और ये सब है। तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कोडिफाई किया था जो भी ट्रेड डिस्प्यूट होंगे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड ऑफ द कॉन्सिलेशन विद द व्यू टू इन्वेस्टिगेट द ट्रेड डिस्प्यूट, और इसने प्रोहिबिट कर दिया था जो भी आप स्ट्राइक करेंगे या लॉकआउट कर रहे हैं विदाउट नोटिस टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, मीन्स कोई इंडस्ट्री है, ठीक, कोई इंडस्ट्री है उसमें अगर आप जो है कि स्ट्राइक कर रहे हैं या लॉकआउट कर रहे हैं, चीज़ों काम को बंद कर रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रोहिबिटेड है, उसके लिए आपको पहले जो है कि नोटिफाई करना पड़ेगा, और उसके लिए जो है कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है कि आप जो है कि एक स्ट्राइक कैरी ऑन करने वाले हैं, लॉकआउट करने वाले हैं इंडस्ट्री में, तो आपको जो है कि बताना पड़ेगा। और ये ब्रिटिश टाइम का था, और जानते हैं ब्रिटिश टाइम में कितना वर्कफोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो इसीलिए ये सब एक्ट लाए गए थे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर वही है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग आउट सेंट्रल अमेंडमेंट रूल, इसको देखना है, तो पुराना क्वेश्चन है गाइस, गो थ्रू इट, इसमें जो है कि सच एक्सप्लेनेटरी है नहीं। फिर जो है कि फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक, यहाँ पे ये नाम याद रखेंगे, एन एम लोखंडे जी, ये जो है कि आपको डाटा याद रखना है क्या, एन एम लोखंडे वॉज ए पीनियर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन द इंडिया, इन्हीं पे जो है कि आपके ये सब चीज़ें बेस की है, एन एम लोखंडे पे ही आपके फैक्ट्री एजेक्ट से है, मतलब जो हमारे लेबर मूवमेंट इंडिया में था मेजरली पीनियर माने जाते हैं। अब यहाँ से देख लेंगे ये फैक्ट्री एक्ट 1881 जो है कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में टाइम पास हुआ था, इन्होंने प्रोहिबिट किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7, ठीक, 7 साल से बच्चे का कम एज, ये दैट पॉइंट ऑफ टाइम है, 81 की बात है। फिर लिमिटेड वर्किंग आवर्स भी जो है कि दिए थे इन्होंने, एज ऑफ 12 तक जो है कि बिलो द एज ऑफ 12, रिक्वायर्ड द प्रॉपर फेंसिंग ऑफ द डेंजरस मशीनरी, कोई भी डेंजर मशीन है उसको फेंसिंग मतलब उसका घेराव रहना चाहिए। नॉट इट हैड बीन नॉट प्रोवाइडेड द फिक्स वेजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, इसने जो है कि कोई भी फिक्स वेज नहीं प्रोवाइड किया था, इसलिए इसका ऊपर स्टेटमेंट गलत है। फिर नारायण मेघजी लोखंडे जी, नारायण मेघाजी लोखंडे वॉज ए pioneer in the labor movement in the ब्रिटिश इंडिया, जो कंसीडर किए गए थे फादर ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये लाइन याद रखनी है, कौन सी लाइन, ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन ट्रेड मूवमेंट, ये फैक्ट पूछा जा सकता है, नॉट ओनली फॉर इलमिनेटिंग द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द टेक्सटाइल बट ऑल्सो दी जो भी हमारे करेजियस इनिशिएटिव है हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड। आई होप ये चीज़ बिल्कुल याद रखेंगे। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोड ऑन दी वेजेस 2019 पे जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैज बीन एमलगेटेड इनटू द वेजेस कोड ऑफ वेजेस 2019 वाले एक्ट में। अभी जानते हैं कि रिसेंटली जो है कि हमारे जितने भी आउटडेटेड लॉ 29 लॉ थे उनको कोडिफाई करके 4 मेजर जो है कि एक्ट में कर दिया गया है, ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए। मैंने उस वाले करंट अफेयर में, इकोनॉमिक करंट अफेयर में पढ़ाया है, तो काइंडली रेफर टू दैट सेशन। यहाँ पे कोड ऑन दी वेजेस है 2019 का, इसमें आपका कौन कौन सा एक्ट इंक्लूड कर दिया गया है, मिनिमम वेज, ठीक, ये आपका पेमेंट ऑफ द बोनस और इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, ये हमारा किसमें इंटीग्रेट कर दिया गया, पहला दूसरा चौथा 2019 वाले एक्ट में जो है कि इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें जो है कि इंटीग्रेट नहीं किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो कोड ऑन द वेजेस एक्ट Act of the Parliament that consolidate the provision of the 4 labor laws concerning wage, bonus payment
और यूनिवर्सल जो है कि मिनिमम वेज, टाइमली पेमेंट जो है कि आपके वर्कर्स का होना चाहिए। इसने रिपील कर दिया, कोर्ट ने रिपील कर दिया पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936 और जो है कि मिनिमम वेज 1948, बोनस जो है कि 1956 और इक्वल रिनोमिनेशन 1976 में। और इसमें जो है कि संस्यूम नहीं किया गया 1970 का कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ठीक, जो है कि इसमें संस्यूम नहीं है। ये हमारा जो है कि रेगुलेशन एंड द एबोलिशन एक्ट था। मीन्स यहाँ पे आपके एक्ट्स का मीनिंग बताएं तो मिनिमम वेज एक्ट का मतलब होता है कि आपको एम्प्लॉयज़ को इतना मिनिमम, जैसे आपने 12 के या 15 के या 20 के जो भी आपने मिनिमम वेज रखा है, इससे जो है कि नीचे आप पेमेंट नहीं दे सकते हैं। इतनी सैलरी आपको एम्प्लॉय को देनी ही पड़ेगी। एम्प्लॉयर मस्ट पे दिस मिनिमम सैलरी टू द एम्प्लॉय। पेमेंट ऑफ द बोनस, बोनस के प्रोविजन होनी चाहिए। साल में आपको 1 या 2 जो है कि बोनस आपको एम्प्लॉय को देना होगा ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली और होली, जो हमारा एक फेस्टिव सीजन आता है, तो वहाँ पे आपको बोनस देना होगा। ले ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या था? जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, जिसे बॉन्डेड लेबर कहते थे या काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी, इसको जो है कि अबॉलिश करने का एक्ट जो है कि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी लेबर कॉन्ट्रैक्ट में आया था। फिर इक्वल रिनोमिनेशन, और जैसे आपको होता है ना कि आप 5 साल से जो अभी देखें तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी आप आईटी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो बॉन्ड साइन कराए जाते हैं कि आप इससे 3 साल से पहले खोचेंगे तो 3 साल से पहले अगर आप हमारी कंपनी छोड़ रहे हैं, स्विच कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में, ये रिप्लेसमेंट दीजिए, अदरवाइज दिस मच ऑफ ये सम ऑफ अमाउंट आपको जो है कि बॉन्ड जो साइन किया गया तो वो बॉन्ड प्राइस भर के ही आप छोड़ सकते हैं। तो ये सब काइंड ऑफ जिसमें आता है। देन इक्वल रिनोमिनेशन मतलब आपको जो है कि मेल फीमेल या जो भी आपके वर्कर है सबको एक बराबर, मतलब जो दिल्ली में सैलरी है वो कर्नाटक में हो, तो इक्वल रिनोमिनेशन एक्ट का यही पर्पस था। और ये जो है कि इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया कोड ऑफ एज 2019 में। तो ये बहुत ही साधारण भाषा में आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखिए गाइज, तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस है काफ़ी हैं, ठीक, तो इसको हम बहुत ही स्मूथली वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन लाइक वाइज ही हैं, बहुत पुराने पुराने। तो थोड़ा आपको जो है कि स्टैटिक लग रहा होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी देखिए आई नो कि टीच करते हुए भी फील होता है। अब ये सब जो है कि घटना चक्र का फॉर्मेट देखिए मैंने आपको एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में रखा है, ठीक। अब जो एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट है वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ तो आई विल ऑल्सो बी मोर मीन्स जो है कि मोटिवेटेड और करेजिंग फील करता हूँ। ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी ये सब क्या है, एक तरह से ये सब डिक्टेटिव काइंड ऑफ सेशन है। मीन्स आपको डिक्टेट किया जा रहा है, चीज़ें याद कराई जा रही हैं और समझने वाली चीज़ें कहीं कहीं हैं। मीन्स ये टोटल क्या है, हैशटैग आपका जो है कि फैक्चुअल चैप्टर्स है। यहाँ पे आपका हैशटैग रीडिंग ग्रेस्पिंग प्लस जो है आपका रट्टाफिकेशन पावर कितना है, ये सब चीज़ यहाँ पे काम आने वाली है। बिल्कुल स्टैटिक नेचर रहता है, इकोनॉमी का थोड़ा सा जो है कि साइलेंट नेचर है, तो इसको जो है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी जैसे देखिए नेशनल इनकम पढ़ा तो बहुत ही एनर्जी थी। अभी हम लोग जो है कि फाइनेंशियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो फाइनेंशियल मार्केट हो गया या फिजिकल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, तो फिर से वहाँ मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो भी मैं एक्सप्लेनेटरी आपको जो एग्जाम्पल्स के तौर पे अच्छे से समझाऊंगा, बैंकिंग वैंकिंग कैसे काम करती है, कई नॉलेज नई चीज़ें मिलेंगी और यहाँ पे भी आप लर्न कर रहे होंगे। आई होप अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो ऑल दो आप जो है कि क्या कर सकते हैं, लाइक वाला जो है कि बटन जो है कि थम्स अप वाला बटन अप करके मुझे अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं और बता सकते हैं ये सेशन आपको कैसा लगा। देन जो है कि नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। कह रहा है कि रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स, ठीक, बैठने का स्टाइल बहुत कैजुअल है, ठीक। यहाँ पे जो है कि कैजुअल वर्कर के बारे में है, एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला कह रहा है कि कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉयज प्रोमिनेंट फंड कवरेज। यस, कोई भी कैजुअल वर्कर हो आपका जो है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोमिनेंट फंड के लिए कवरेज के लिए एंटाइटल होना चाहिए। यस, प्रोमिनेंट फंड जो है क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ है प्राइवेट कंपनी से जिनकी सैलरी कम है, प्राइवेट है, उनको कोई पेंशन तो मिलनी नहीं है, तो उनके लिए प्रोमिनेंट जो है कि प्रोविडेंट कह रहा हूँ मैं, प्रोविडेंट जो है प्रोविडेंट फंड बनाया गया है। इसमें आपका कुछ शेयर जो है कि एम्प्लॉय का जाएगा और कुछ एम्प्लॉयर का जाएगा, ठीक। इससे जो है कि आपके जब भी कंपनी आप विड्रॉ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आपको एक फंड मिलेगा ताकि आपके पास एक सोशल सिक्योरिटी रहे। ये सब सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस है। तो गवर्नमेंट जो है कि पॉलिसीज जो है कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस जो है ईपीएफओ, ये सब चीज़ें मैनेज और प्लान करवाता है। तो ये याद रखना है, प्रोमिनेंट फंड जो है कैजुअल वर्कर को ही प्रोवाइड किया जाएगा। फिर जो आपके कैजुअल वर्कर्स हैं एंटाइटल फॉर द रेगुलर वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम पेमेंट। तो यस, आपके इनके जो है कि 8 से 10 जो भी हमारा मैक्सिमम 8 ही घंटे होनी चाहिए, 8 से 10 वर्किंग आवर है, या ओवर टाइम कर रहे हैं 8 घंटे से जो है कि 10 घंटे जा रहे हैं, तो वो 2 घंटे ओवर टाइम का उनको पैसा मिलना चाहिए। तो ये भी सही है। फिर गवर्नमेंट कैन नोटिफाई specific specify that the establishment or industry shall pay wages only through its bank account।
तो ये भी कहा गया है कि मीन्स कैश सैलरी देंगे तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि आप मिनिमम वेज पे कर रहे हैं कि नहीं, बोनस पे कर रहे हैं कि नहीं, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। जब से आपका डिजिटाइजेशन आया है, बैंक नेशनलाइज किए गए हैं, तो सैलरी जो है कि अकाउंट में ही डाली जानी चाहिए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 2 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये आप देख लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था। एक कौन सा सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ था जनवरी 2020 में। सुप्रीम कोर्ट ने पवन हंस लिमिटेड और जो है कि अदर्स, पवन हंस लिमिटेड अदर वर्सेस किसके बीच में था, एविएशन कर्मचारी संगठन एंड दी अदर्स, इनके बीच जो है कि केस हुआ था, जहाँ पे एम्प्लॉइज इंक्लूड द कैजुअल वर्कर ड्रो वेजेस सैलरीज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी एंटाइटल टू द ईपीएफ। और उसके बाद मिसलेनियस जो है कि प्रोविजंस थे। तो यहाँ पे कोड एक्ट ने कहा कि भैया ऐसे ऐसे फिक्सार होने चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसको आप ब्रीफली पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखेंगे। ऑल्दो यहाँ पे आंसर जो है कि क्या था, डी था, पर यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की में जो है कि बी दिया था। इन्होंने जो है कि इनके हिसाब से ईपीएफ जो है कि प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, बट आप याद रखिए डी इज द करेक्ट आंसर जो कि रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे माना जाएगा जो ऑफिशियल आंसर की दिया जाएगा उसके हिसाब से माना जाता है। कभी कभी आंसर गलत भी होते हैं, बट आप सोचिए, ये याद रखिएगा ये एक्ट में ही प्रोवाइडेड है कि आपके पास जो है क्या रहना चाहिए, ईपीएफ एक्ट में ही प्रोवाइडेड है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि आप एक कैजुअल वर्क एंटाइटल होते हैं ईपीएफ के लिए, ये बिल्कुल याद रखना है। देन आगे देखिए तो 1 अप्रैल 2017 से कितना मिनिमम वेज होना चाहिए, 7400 पर मंथ था, ये याद रखेंगे। यहाँ पे अभी इफेक्टेड फ्रॉम दी 1/4/2026 ये आपका इफेक्टिव वेजेस है। ठीक, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर का जो है कि दिया हुआ डाटा। अनस्किल्ड होंगे तो इतना है, स्किल्ड होंगे तो इतना है, और सेमी स्किल्ड होंगे तो इतना है, और स्किल्ड लेबर होंगे तो इतना है। तो ये आप डाटा देख सकते हैं। कैटेगरी 2 जो है कि सिटीज़ है, फिर कैटेगरी 1 2 डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी थर्ड में जो ये आ रही है कितना कितना है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कि इस अनस्किल्ड मतलब कोई भी जैसे अनस्किल्ड वर्क है, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्क अलग अलग कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल जो है कि स्किल वर्क में आपका कारपेंट्री ये सब आ सकता है, सेमी स्किल में जो है कि आपका मैनेजिंग और हेल्पिंग वर्क आ सकता है, अनस्किल्ड में जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल वर्क हो गए जैसे डस्टिंग क्लीनिंग फॉर एग्जांपल, जो भी मेड्स करती हैं वो अनस्किल्ड आ गया। तो इस तरह के वर्क आप एज्यूम कर सकते हैं। फिर देखिए पुराना क्वेश्चन है, नहीं देखना है आपको, डाटा याद रखना चाहिए ये वाला कि शेयर ऑफ जीएवी इन दी इंडस्ट्रीज क्या है, मैंने बताया था ऊपर। आपके लॉन्ग टर्म और इनका जो है कि डाटा रहना चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे, जो भी हमारा सेकंड एडवांस एस्टिमेट है इस डाटा को जो है कि गो थ्रू कर लेना है। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्या डाटा रहा है इसको आप गो थ्रू कर लेंगे ब्रीफली। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से देखिए डाटा वाले क्वेश्चन जितने भी हैं आप होमवर्क में इनको करेंगे। ठीक, यहाँ पे मैं इनको जो है कि स्किप कर रहा हूँ, ये डाटा क्वेश्चन है। ठीक, ये भी पुराना क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये थोड़ा क्वेश्चन है कि आपका आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो है, इंडेक्स ऑफ आईआईपी जो मैंने बताया था ऊपर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का बनता है। इसमें आपका क्या क्या रूल रहा है फाइनेंशियल ईयर में, तो ये छोड़ के आप देखेंगे 25-26 का कि जो इंडस्ट्रीज़ है इनका जो शेयर रहा है ग्रोथ रेट 25-26 का। प्राइमरी गुड्स का 6.1 से 3.9, फिर 1.2। कैपिटल का जो है कितना ग्रोथ रेट रहा है ईयर वाइज, यहाँ पे जो है कि थोड़ा कम ग्रो किया है, ये ज़्यादा ग्रो किया है, ये भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल कितना ग्रोथ है, यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल गया था। तो इस तरीके से ये टेबल्स आप जो है कि ब्रीफली समराइज कर लेंगे ताकि आपका जो है कि आईआईपी इंडेक्स ऑफ दी आपका क्या है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिसेंट फाइनेंस ईयर में क्या क्या चीज़ें रही हैं उससे आप टैकल कर सकें क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन दी आईआईपी। आईआईपी में क्या इंक्लूड नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन जो है कि इंक्लूड नहीं किया गया, मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को याद करेंगे, जो इंडेक्स ऑफ दी इंडेक्स ऑफ क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एक कंपोजिट इंडिकेटर देता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बास्केट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो आईआईपी जो है कि कंज्यूम बाय दी एनएसओ जो है हमारा नेशनल स्टैटिकल ऑफिस मंथली बेसिस पे निकालता है। इसमें ब्रॉडली सेक्टर है आपके माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी, और यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन है प्राइमरी गुड्स कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंज्यूमर नॉन कंज्यूमर। गैस और वाटर सप्लाई जो है कि नहीं इंक्लूड है। ठीक है, नहीं इंक्लूड वाला जरूर याद रखिएगा, इसमें कंस्ट्रक्शन ये सब नहीं है। बाकी देखेंगे ब्रॉड सेक्टर क्या है, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी, और यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है कि हमने ये क्या है, ये दिस इज द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक, ये यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन का है, ग्रोथ रेट याद कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं कि नॉट इंक्लूडेड कौन इंक्लूड नहीं है, तो भाई गैस एंड वाटर सप्लाई, ऊपर भी मैंने बताया गैस एंड वाटर सप्लाई इंक्लूड नहीं है। फिर कह रहा है कि ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो यहाँ पे जो है कि आईआईपी जो है कि आपका
ये पुराना क्वेश्चन है, 10 टाइप सीएसओ था, एनएसओ था, अभी तो हमारा इंटीग्रेटेड आंसर क्या होता है, एनएसओ आंसर हो जाता। तो ये जो है कि सीएसओ एनएसओ 2019 तक रिलीज करता था। फिर जो है कि न्यू बेस ईयर आईआईपी का जो है कि जीडीपी 2023 बेस पे लगाया गया। सीपीआई बेस ईयर जो है कि 24 लिया गया, ये याद रखना है डाटा। और अब कौन रिलीज करता है, अब इसको एनएसओ रिलीज करेगा, तो ये याद रखना है, ठीक। यहाँ पे कंप्यूटेड एंड रिलीज बाय मंथली बेसिस ऑफ देखिए एनएसओ लिखा हुआ है। न्यू बेस ईयर ऑफ द आईआईपी जो है एंड दी जीडीपी इज दिस, और बेस ईयर फॉर द सीपीआई जो है आपका 2024 रखा गया है। तो ये याद रखना, बेस ईयर याद रहना चाहिए गाइस। बेस ईयर जो है कि आईआईपी का इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस और जीडीपी का 22-23 है। और जो है कि मैं बार बार बता रहा हूँ 22-23 कितना है आईआईपी और जीडीपी का, और बेस ईयर सीपीआई का कितना है 24 जो है कि चेंज किया गया है रिसेंटली, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। फिर सेम क्वेश्चन आ गया कि क्या जो है कि आपका जो है कि बेस ईयर जो है कि चेंज किया गया था, पर अभी का बेस ईयर देखेंगे कितना है, सीपीआई का 2024 है, आईपी का जो है कि 22-23 है। फिर कह रहा है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज है। अभी 8 कोर इंडस्ट्री का पहले तो नाम रख लीजिए। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं आपकी, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक, आपके जो है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ आपको हैशटैग रट्टाफिकेशन रहनी चाहिए गाइस, इसको जो है कि किसी भी तरह भूलना नहीं है। ये 8 कोर इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और ये किसके अंदर आता है, ये जो कि देखिए ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, जो डिपार्टमेंट हमारा डीपीआईटीटी है, प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ये जो है कि रिलीज करता है क्या, इंडेक्स ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज को रिलीज किया जाता है, हर मंथ आता है। जिसमें आपका ये कोर इंडस्ट्री 40.27% ऑफ द वेटेड आइटम इन द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मीन्स इसमें जो है कि इतना जो है कि इनका इंक्लूड रहता है। तो इसमें पूछा है कि वेटेज कंबाइंड इतना है। 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन सी आ रही है, यहाँ सीमेंट आ रही है बिल्कुल, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, टेक्सटाइल जो है कि 8 कोर इंडस्ट्री में नहीं है। बाकी आप इन 8 कोर इंडस्ट्री को अच्छे से रट लेंगे। फिर कह रहे हैं कि नॉट इंक्लूडेड, कोल है बिल्कुल है, फर्टिलाइजर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सीमेंट है, केमिकल जो है कि नहीं है। देन सेम क्वेश्चन, कोर इंडस्ट्री में जो है कि आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज 2015 के हिसाब से किसका था, इनका था। आप यहाँ से देख लेंगे, नया डाटा होगा, लेट मी शो यू। यहाँ पे जो है कि 40% जो है कि साथ है, और कोर इंडस्ट्री का डाटा जो है कि लेटेस्ट देखेंगे तो ये डाटा जो है कि दिया हुआ है। तो यहाँ से रिफाइनरी प्रोडक्ट अभी जो है कि टॉप पे है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दैट टाइम हुआ करता था, पर अभी जो है कि रिफाइनरी प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा है। तो यू कैन सी दिस। देन नेक्स्ट है सेम कि किसका कितना डाटा है गाइस, कोर इंडस्ट्रीज, और जो है कि रिसेंट डाटा देखेंगे कौन कितना ग्रो या नेगेटिव ग्रोथ रेट में गया है। ये हैशटैग रटाफिकेशन। फिर जो है कि आपका कोल सेक्टर, ये सब देखिए आप क्वेश्चन क्या है, पुराने क्वेश्चन है, और ये कोर इंडस्ट्री से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्स के कोर इंडस्ट्री क्वेश्चन जो है आप कुछ होमवर्क में करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तो करते हैं। यहाँ से आपको जो भी चीज़ें रहेंगी, अब देखिए मैंने इस सेशन में इतना करा दिया। अब ये क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा ग्रोथ रेट जो है कोऑपरेटिव सेक्टर का 2007 में है, कैसे लॉन्च हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, तो इनको थोड़ा आप पढ़िएगा। अब मैं अगले सेशन में जब ये इसका एक और सेशन लूँगा, कुछ मे बी आधे घंटे का 30-40 मिनट का एक सेशन लिया जाएगा, जिसमें मैं फ़िल्टर करके चीज़ें लाऊंगा, ठीक। फ़िल्टर करके कि इन सब क्वेश्चन का जो है कि आपको एक क्रक्स दूंगा। ये आपको अपने से करने होंगे क्वेश्चन, प्लीज़ काइंडली डू इट, क्योंकि ये स्टैटिक नेचर के क्वेश्चन है। जितने भी देखेंगे आपके ओएनजीसी या ये है, मैं लिस्ट आउट कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने चाहिए, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डाटा है, वो नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइडेड होगा आपको। मैं उसमें आपको गाइडेंस एंड मेंटरिंग कर दूंगा। देखिए इसमें देखिए अभी 250 क्वेश्चन है गाइस, आई थिंक यहाँ पे देखेंगे इट इज़ अराउंड 244 क्वेश्चन, 246 मान लेते हैं, सॉरी अभी और ज़्यादा होंगे, लेट मी सी, यस यहाँ पे 261 क्वेश्चन है। और मोर ओवर रिलेटेड जो है कि अब 2011 में क्या है ये है, तो इनसे रिलेटेड मैं चीज़ें आपको मार्कअप करके दे दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को जो है कि इफेक्टिवली बूस्ट करना है, और क्या क्या याद रखना है। आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक। टिल देन आप इसको जो है कि एक बार आई होप देखेंगे और इसको इफेक्टिवली मैनेज कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। इसको जो है कि आप होमवर्क को जरूर करिएगा, ठीक। आपका जो होमवर्क मैंने हैशटैग होमवर्क दिया है, काइंडली डू इट। नेक्स्ट सेशन में मैं इसको थोड़ा समअप कर दूंगा, ठीक। आपको जो है कि आपको पता चल गया होगा कैसे चीज़ें कवर करनी है। एंड आई नो यू विल मे फील दैट कि यहाँ पे बहुत ही लाइटेड वेटेड है, तो हल्का तो फील होना है गाइज। ये थोड़े 3 सेशन ऐसे हैं, फिर आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा आपको और इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो है कि इसको प्रोवाइड करूँ मैं। तो नेक्स्ट सेशन में थोड़ा इंटीग्रेटेड डाटा लाता हूँ इससे रिलेटेड। टिल देन चीज़ों को रिवाइज कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।